ठीक से होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों का देव ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं 11th क्लास के लिए कार्डिनल प्रोडक्ट एंड रिलेशन चैप्टर लेके आया हूँ। अब उसमें हम लोग उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उसमें कार्डिनल प्रोडक्ट एंड रिलेशन, अब इसके बाद नया टर्म आएगा फंक्शन। रिलेशन को हम डिफाइन करेंगे और उसमें और हम ये देखेंगे कुछ स्पेशल रिलेशन जो होते हैं वो फंक्शन होते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पे रिलेशन के बाद फंक्शन पढ़ने के लिए, तो क्यों आखिर जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए ये चैप्टर है तो ये जरूरी तो है ही, लेकिन इसके बाद ही और इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसका यूज आगे आने वाले चैप्टर जैसे ट्राइमेट्रिक फंक्शंस हैं, उसके बाद और भी है इनवर्स ट्राइमेट्रिक फंक्शंस। तो मतलब फंक्शन का जो सिस्टम है ये अदर चैप्टर में भी यूज है, इसलिए यहाँ पे फोकस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाएंगे। अगर यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, तो फिर नो डाउट वहाँ पे और अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला टर्म है, क्योंकि मैंने दिया हुआ वहाँ पे रिलेशन से पहले हम सीखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा दो सेट के बीच होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऑपरेशन है, जैसे हमने सेट थ्योरम पढ़ा था, ऑपरेशंस ऑन दी सेट्स। तो उसमें क्या होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, वहाँ पे कुछ सेट के ऊपर ऑपरेशन होते हैं जो हमें नए सेट फाइंड करने में हेल्प करते हैं। बाय द वे कुछ सेट्स ऑलरेडी गिवन हैं, अब हम ऑपरेशन को यूज करके नया सेट क्रिएट करते हैं। ऐसे ये भी एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन का नाम क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो यहाँ से भी हमें एक नए तरह का सेट ही मिलेगा, ठीक है। हमें नया सेट क्रिएट करने का एक तरीका मिलेगा, और वो तरीका है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए कितने सेट चाहिए? कम से कम दो सेट चाहिए। और दो सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट एक और भी होता है, वहां पे एक सेट अगर अवेलेबल है आपके पास तो हम वहां भी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, उसे बोलते हैं सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसे बेसिक टर्म है ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड प्रोडक्ट क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर बात तो करेंगे ही, लेकिन सबसे ऑर्डर, यहाँ पे दो वर्ड हैं, ऑर्डर एंड पेयर। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है पेयर का, कि पेयर क्या होता है। क्योंकि ऑर्डर तो बात की बात है, हम पेयर बहुत सारी यूज करते हैं, जैसे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हम कहीं भी एक साथ लेंगे तो वहाँ पे पेयर टर्म यूज कर सकते हैं कि दीज आर इन पेयर्स। जैसे हमारे स्लीपर्स हो गए, या हमारे आईज हो गए, या हमारे ईयर्स, कान, आंख, ये सब क्या है, पेयर्स में है। तो अब पेयर्स में बात होती है, ठीक है। पेयर्स में बहुत चीजें, जैसे हमें कोई दो ऑब्जेक्ट लेना है, जैसे हमने दो ऑब्जेक्ट लिया, पेन और कॉपी, ठीक है। अब हमने तो बोला पेन और कॉपी, हमारे फ्रेंड ने बोला कॉपी और पेन, तो दो ऑब्जेक्ट का नाम उन्होंने भी लिया, दो ऑब्जेक्ट का नाम हमने भी लिया। अब देखना यह है कि क्या इन दोनों नामों को बोलने के लिए, मतलब दो नेम हमने ऑब्जेक्ट के लिए, अब उनका ऑर्डर, हमने पेन पहले बोला, कॉपी बाद में, किसी और ने पहले कॉपी बोला, पेन बाद में। तो दो ऑब्जेक्ट हमने बोलने के ऑर्डर तो चेंज कर दिए, लेकिन ऑब्जेक्ट दोनों हमें एक्सेप्ट करने एक साथ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आई थिंक पेन कॉपी, कॉपी पेन, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दोनों अगर हम रखते हैं अपने पास तो दोनों का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, मतलब कि देखिए, जहां पे हमें पेयरिंग करनी है तमाम ऑब्जेक्ट का, लेकिन उनके ऑर्डर में चेंज करने से अगर उनके यूजेस में, उनके वैल्यूज में कोई चेंजिंग नहीं आती है तो एक नॉर्मल पेयर होगा। हम वहां पे ऑर्डर की बात नहीं करेंगे, ओनली पेयर बोलेंगे, क्योंकि ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बट ऐसे पेयर्स जिनके ऑर्डर बदलने से उसकी मीनिंग्स, उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो फिर हमें वहां पे ओनली पेयर नहीं बोलकर क्या बोलना होता है, ऑर्डर पेयर, क्योंकि उनकी वैल्यू जहां चेंज होती है तो फिर ओनली पेयर बोलना उनके लिए 100% क्लियरिटी नहीं होगी। क्योंकि अगर हमने
को सेकंड पे बोल दिया तब तो उसका मीनिंग बदल गया। ठीक है, तो अब उसका यूज हम पहले पर नहीं कर सकते क्योंकि उसका अलग मतलब हो गया। पहले उसका अरेंजमेंट अलग ऑर्डर में था, उसका मतलब अलग था। तो यहाँ पे नया टर्म आया ऑर्डर, मतलब जैसे उसका ऑर्डर बदलेगा तो उसका मतलब या मीनिंग, उसकी वैल्यू बदलने वाली है। तो मुझे पता है कि ऑर्डर भी नहीं बदलना है। अगर उसका यूज फिक्स है तो इसका मतलब उसका ऑर्डर भी फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर मींस जो ऑब्जेक्ट पहले है वो पहले रहेगा, जो ऑब्जेक्ट बाद में है वो बाद में रहेगा। जैसे नंबर की बात कर ले हम, किसी भी नंबर में जैसे 2 डिजिट का नंबर ले लीजिए, 2 डिजिट में यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस 2 होता है। अगर यूनिट को 2 ले लिया, टेंस को 1 ले लिया, तब तो ये 12 हो जाएगा। बट वही ऑर्डर बदल लिया जाए, मतलब यूनिट को 1 कर लिया और टेंस को 2 कर लिया, तो ये क्या हो गया 21 हो गया। पहले 12 था 21। तो इस तरह से मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दिया हमने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर पेयर का एक अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया, ऐसे बहुत से एग्जांपल मिलेंगे। जैसे प्लेन में प्लेन बहुत से पॉइंट को कंसिस्ट करता है। उसमें जैसे हमने अभी मैं बताऊंगा, प्लेन में कुछ ऑल्टरनेट पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे और जैसे ही उनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो पॉइंट भी वेरी करने लगेगा। मतलब क्या हुआ, ऑर्डर चेंज किया तो उसकी वैल्यू, उसका मीन्स बदल गए। तो मतलब कई एग्जांपल दिया जा सकता है। तो वहां पे सबसे बेसिक टर्म मैंने बताया था क्या है, ऑर्डर पेयर में, पेयर्स में ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है, पेयर्स जहां पे 2 ऑब्जेक्ट या एलिमेंट कंसिस्ट होता है, वहां पे 2 एलिमेंट होते हैं और उनका एक फिक्स ऑर्डर होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑर्डर पेयर कंसिस्ट 2 एलिमेंट्स और 2 ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे हमने ऑर्डर पेयर को डिफाइन कर दिया। मेरा बाउट समझिए आ गया होगा आप लोगों को। जैसे हम देखिए ऑर्डर पेयर मैंने वन लाइन डिफाइन किया यहाँ पे, एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। अब ये फिक्स्ड ऑर्डर क्या होता है, जैसे 2 ऑब्जेक्ट आपको बोलना है या कंसीडर करना है, तो जिस ऑब्जेक्ट को आपने पहले राइट किया तो उसका ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड जो ऑब्जेक्ट लेंगे उसका ऑर्डर क्या हो गया, सेकंड हो गया। इस तरह से उनका जब नंबरिंग फिक्स कर देते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, तो ये ऑर्डर वाइज उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे उसका ऑर्डर बदलने वाले थे, पहले वाले को दूसरा करेंगे या दूसरे वाले को पहला, तब तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो उसी ऑर्डर में उसको फिक्स करने को क्या बोला गया, इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। अब ऑर्डर का मतलब और मैं समझा रहा हूं कि क्यों जरूरी है ऑर्डर पेयर बोलना। जैसे पेयर में हमने यहाँ पे 2 डिजिट लिए 1, 2। अब चूंकि देखिए वी राइट इट, अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं A एंड B और उसे हमें ऑर्डर पे फॉर्म में राइट करना है, तो उसको ऐसे राइट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर A कॉमा के थ्रू सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अब कॉमा के थ्रू सेपरेशन से यहाँ पे 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 डिजिट लिया 1, 2। अब चूंकि इस तरह से, चूंकि 9th और 10th में बताया गया है, इस तरह से कोई भी जो डिनोशन होता है या रिप्रेजेंटेशन होता है पॉइंट्स का, वो कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, 1, 2, 1, 0, 0, 1 या नेगेटिव में कुछ चीजें। तो ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए 1, 2 को हमने कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट किया, तो देखिए 1, 2, 1, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो वो पॉइंट कहाँ आएगा, ये देखिए पॉइंट Q है। लेकिन जैसे ही इसका ऑर्डर में चेंज करता हूं, 2 पहले 1 बाद में, ये तो Q हो गया। देखिए तो 2 का 1, अब इसे हम डिपेंड करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे, तो x की वैल्यू 2 हो गई, तो 1, 2, ये x की वैल्यू 2 हो गई और y की 1, तो y पे 1। तो यहां से दोनों ने इंटरसेक्ट किया पॉइंट P पर। तो इस तरह से हमने ओनली डिजिट का ऑर्डर चेंज किया तो पॉइंट ही चेंज हो गया पूरा। इसका मतलब क्या है, हमने ये बताया था कि जब भी किसी पेयर में उसके एलिमेंट या उसके ऑब्जेक्ट का ऑर्डर चेंज करने पर
उसके वैल्यू उसके मीन्स में चेंज आ जाए तो फिर वहां पे ऑर्डर पेयर यूज किया जाता है। तो जस्ट वही सिचुएशन यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमने ऑर्डर ओनली चेंज किए, इसकी मीनिंग उसकी वैल्यूएशन चेंज हो गया। इसलिए जितने भी पॉइंट यहाँ पे होते हैं, पॉइंट जो राइट किए जाते हैं कार्टेशियन प्लेन में, सबके सब ऑर्डर प्लेन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने एक एग्जांपल दिया ऑर्डर प्लेन का, ठीक है ना। हेलो स्टूडेंट, ध्यान देंगे यहाँ पे एक नया टर्म यहाँ पे, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर का इक्वालिटी मींस दो ऑर्डर पेयर या तमाम ऑर्डर पेयर्स होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर दो ऑर्डर पेयर का कंपैरिजन किया गया है, कंपेयर किया गया है, जैसे यहाँ पे अगर दो ऑर्डर पेयर हमने कंसीडर किया a, b एंड c, d, दोनों को इक्वल करने का मतलब होता है, या दोनों ऑलरेडी अगर इक्वल है तो उसका सिर्फ एक ही मीनिंग होता है। देखिए हम लिखा है यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d। दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी हो सकता है जब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए। एज लाइक फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, वो भी दोनों एग्जैक्ट इक्वल होने चाहिए। जिसे लिखा हुआ है मतलब ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। जब ये कंडीशन होगा तो इसे राइट कर सकते हैं, ये कंडीशन होगा तो इसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास हमने ऑलरेडी नोट किए थे यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे कॉमा ए बी। ऑब्वियसली ये दोनों क्या है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से फाइंड करना है, क्योंकि ऑर्डर पेयर में ये रूल फॉलो हमेशा होगा। जब भी दो ऑर्डर पेयर होगा तो फर्स्ट का इक्वल सेकंड का इक्वल होगा। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम यहाँ से किसी भी वेरिएबल का, अगर कोई टर्म वेरिएबल यूज है तो उनका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है a-1 और इधर वाले का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है। इसका मतलब कि जो a-1 होगा इक्वल हो जाएगा 2 का, एंड b+4 होगा b+5 ये इक्वल हो जाएगा 3 का। तो यहाँ से क्या मिला, अब a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ a इक्वल टू 1 ट्रांसफर करेंगे 2 and 1 3 हो जाएगा, एंड यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 को इधर लाएंगे -2 बचेगा। इस तरह से आंसर आपका आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम्स में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चंस 1 मार्क्स में, तो इसलिए इसको ठीक समझ लेंगे फिर से। अगर ये गिवन पार्ट है, क्वेश्चन पार्ट है, तो इसका कंपेयर हम पहले करते हैं फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से। इस तरह से कंपेयर करने के बाद ये चेंज हो जाता है इक्वेशंस में। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट वन टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मतलब हम यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे दो सेट के लिए। जो ऑपरेशन हमें पढ़नी है उसका नाम क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें क्या करना है, पहले हम दो सेट को लेकर हम समझेंगे, उसके बाद सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट को आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो सेट अलग अलग जो नॉन एम्प्टी हो, मतलब जिसमें दो कुछ ना कुछ एलिमेंट नेसेसरी है होना, ऐसे दो अलग अलग सेट्स कंसीडर करना है, ठीक है हमें। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल क्या होगा, ठीक है, उसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो सेट अलग अलग हमें कंसीडर करना है। उसको लेट कर लिया, दो सेट A और B हैं। लेट A and B are non-empty सेट्स। दो नॉन-एम्प्टी सेट को लेकर अब उनके लिए क्या करना है, कार्टेशियन को डिफाइन करना सबसे पहले। तो देखिए एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें बनाना होता है, स्ट्रक्चर में क्योंकि इससे पहले टर्म क्या था, ऑर्डर पेयर। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें उसके सभी एलिमेंट्स एज अ ऑर्डर पेयर हो,
मतलब उसका कोई भी एलिमेंट में क्या होगा, दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा, किस फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन देखिए मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। उससे पहले बता दूं, किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं, लेट A and B are non-empty sets, then Cartesian product of A and B is A क्रॉस B, इससे डिनोट होता है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, लेट्स सी, A क्रॉस B इक्वल टू, क्योंकि इससे पहले सेट बहुत अच्छे से सेट बिल्डर फॉर्म में बताया गया था, वहां पे किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, उसके प्रॉपर्टी के थ्रू। तो ऐसे यहां भी है कि जो ऑर्डर पेयर होगा वो तो A कॉमा B के फॉर्म में होता ही है, बट A क्रॉस B में जितने भी एलिमेंट मिलते हैं उसका पहला क्या काम है, सारे एलिमेंट एज अ ऑर्डर पेयर होंगे। तो ऑर्डर पेयर में हमने कोई जनरल एलिमेंट लिया A कॉमा B, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट किया जा सकता है कुछ ऐसे, देखिए, फॉर ऑल A कॉमा B सच दैट A belongs to A and B belongs to B, मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर मिलेंगे उसके फर्स्ट जो एलिमेंट्स होंगे वो फर्स्ट सेट में बिलोंग करते हैं, और उसके जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो सेकंड सेट होने चाहिए। जैसे यहां पर हमने A को पहले कंसीडर किया, B को बाद में, तो इसका मतलब जो ऑर्डर पेयर होगा उसमें जितने भी फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट्स आएंगे सबके सब ये श्योर है वो कहां का होगा, सेट A का होना चाहिए। ऐसे जो B है यहाँ पे, B कहां होना चाहिए, सेट B का होना चाहिए। ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन फाइंड होते हैं हमने वो सबके सब कहां से होते हैं, A क्रॉस B से होते हैं। क्योंकि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एलिमेंट होता है एज अ ऑर्डर पेयर होता है, तो इस तरह से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसी भी दो सेट का वो क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर। और कैसे ऑर्डर पेयर, जो भी उस सेट में एलिमेंट्स होंगे उनके कॉम्बिनेशंस में जो भी एलिमेंट पॉसिबल हैं उन सब का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये डेफिनेशन एज अ डेफिनेशन राइट कर सकते हैं। ध्यान है हमने यहाँ पे दो अलग अलग सेट्स कंसीडर किया हमने, उसके बाद इन दो सेट के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो ऑपरेशन है कैसे क्लियर करने में या कैसे अप्लाई होता है वो मैं यहाँ बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले हम तो जो फाइंड करना उससे राइट करेंगे A क्रॉस B। अब वहां पे क्या होगा, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, यहाँ पे एक साथ लेंगे तो A की वैल्यू क्या है, वो 0,1 है। अब B से क्रॉस दिया, फिर V की वैल्यू, तो V की वैल्यू यहाँ से 1,7। अब हमने दो सेट के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है, अब उनके एलिमेंट क्या है उसको राइट करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला सेट A का। अब आपको पता होना चाहिए कि A क्रॉस B में जो भी एलिमेंट होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट सेट A का और सेकंड एलिमेंट सेट B का। इसलिए हमें यहाँ पे ऐसे एलिमेंट का क्या करना है, पेयरिंग करना है। हर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट A का और सेकंड एलिमेंट सेट B का होगा। तो क्या करेंगे हम, सेट A का एलिमेंट 0 लिया, अब 0 के साथ जितने भी पॉसिबल पेयर्स होंगे सबको हम पहले नोट कर लेंगे। तो देखिए 0 का, क्योंकि सेट A का 0 और सेट B का उसका 1 है और 7 है, तो 0 का पेयरिंग वो 1 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, 0,1। बस इतना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ देख देख कर फटाफट नोट करते जाना है, ठीक है। बस ध्यान देना है कि एलिमेंट जो चूज करना है उसमें पहला एलिमेंट पहले वाले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट का होना चाहिए। इसके लिए क्या, 0 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन हो गया। अब चूंकि 0 का 7 में हम बचा हुआ है तो उसको भी कंप्लीट कर लें, तो 0,7। अब यहाँ पे ध्यान देना 0 एलिमेंट क्या है, A का है और 1 B का ही है। देखिए यहाँ पे ऐसे इस ऑर्डर पेयर में भी 0 A का और 7 B का है, तो इसमें और भी बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने 0 के साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लिया,
इसका वन एलिमेंट है जो ए में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस वन का भी बी के जितने एलिमेंट हैं उन सबके साथ कॉम्बिनेशन चाहिए। तो 1,1 1,1 एंड 1,7। इस तरह से हमने जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर थे सबको फाइंड कर लिया। अब जैसे भी हम फाइंड करना चाहेंगे इनको छोड़कर और अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह से सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर कहां से हैं? ए क्रॉस बी से बिलोंग करते हैं। ये वो हमारा सेट ए और सेट बी के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, जो एक नया सेट हमें फाइंड कराता है, ठीक है। अब इसे ध्यान देने वाली ये बात है, किसी भी दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, वो उसे डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो ध्यान दें, यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? 2 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी वो भी 2 है। तो ध्यान दें, अगर मैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी की बात करूं तो कितना? 1 2 3 4। अब उसे यहां से कैसे लिखा जाता है? वहां 4 है, 4 को मैंने लिखा 2 into 2। अब ये 2 किसका है? नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, जो कि 2 नंबर ऑफ बी हो गया, ये 2 नंबर ऑफ ए हो गया। मतलब किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट उन सेट में प्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अलग अलग प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट यहाँ पे हैं, 2 एलिमेंट यहाँ पे, 2 2 या 4 एलिमेंट ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में होने चाहिए, जो कि है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है